नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से हम कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं। और दर्शकों, ये कहा जाता है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अच्छा खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप फिट रहेंगे। और दर्शकों, आज हम आपको बताने वाले हैं पोषक अनाज। जी हाँ, पोषक अनाज का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है खास मेहमान। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह, जो कि संयुक्त निदेशक हैं कृषि निदेशालय से। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो नोडल ऑफिसर भी हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के हिमाचल प्रदेश से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा सबको नमस्कार। जो इस साल है हम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मना रहे हैं, और इसके ऊपर जब अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करेंगे। इसका मेन मकसद हमारा ये है कि जो पुरातन हमारी जीवन शैली में, हमारी भोजन शैली में खाद्यान्न थे, हम उनको भूल गए हैं। बिल्कुल। और जो पोषक अनाज है, इनको हम मोटा अनाज भी कहते हैं, पर बेसिकली ये मोटे नहीं हैं, ये बड़े छोटे छोटे दाने होते हैं और घास प्रजाति के हैं ये, और नॉर्मली हमारे आसपास होते हैं। जी। तो पुरातन में हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो तो इसको अपनाया था, लेकिन जिस तरह से समय में परिवर्तन आया, हरित क्रांति आई, तो लोगों ने गेहूं की तरफ रुख किया, धान लगाना शुरू कर दिया। तो हम इन जो मोटे अनाज जिनको हम कहते हैं, आप आजकल के संदर्भ में हम इसको पोषक अनाज कहते हैं, तो ये जो है वो इनको हम लगभग भूल गए थे। तो अभी जो है वो 2023 जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जा रहा है इन पोषक अनाजों के लिए। इनको हम प्रमोट करेंगे और इनके बहुत सारे फायदे जो हैं वो हमारे जीवन में हैं। जी सर, जैसा कि आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के नोडल ऑफिसर भी हैं हिमाचल से, और पोषक अनाज की जब हम बात करते हैं, जिसको मोटा अनाज भी कहा जाता है, पहले तो आप हमारे दर्शकों को अगर आप ये समझाएं कि जब हम पोषक अनाज का जिक्र करते हैं तो ये पोषक अनाज है क्या? क्योंकि अक्सर आपने जैसे जिक्र भी किया, हम आटे की बात करते हैं, हम चावल की बात करते हैं, क्या ये पोषक अनाज है या नहीं है? देखिए, इनको जो है जो मिलेट्स हैं या जो पोषक अनाज हैं, इनको एक अलग तरह की ये कैटेगरी है, जिनको हम मिलेट्स बोलते हैं इंग्लिश में। पहले हम इसको मोटा अनाज बोलते थे, अब हम इसको जो पोषक अनाज बोलते हैं, क्योंकि इसके जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, स्वास्थ्य के लिए जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें जो है, जैसे हमारा ज्वार बाजरा है, रागी है, तो इनको न्यूट्रल मिलेट बोलते हैं कि इनका जो फाइबर कंटेंट है, जो रेशे की मात्रा है, वो थोड़ी कम है। लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो पॉजिटिव मिलेट बोलते हैं, जो हमारी बीमारियों से लड़ने में, जो हमारे जीवन शैली से संबंधित रोग हैं, उनसे लड़ने में बहुत सहायक हैं। उनमें कौनी है, कौनी को सब लोग जानते हैं, हिमाचल में लगाते भी हैं लोग। इसके अलावा जो वो सौंफ या सांबा या व्रत वाले चावल बोलते हैं, बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं उनको, वो भी हैं। साथ में एक कोदो मिलेट आता है, जो भी हमारे घास के जो खेत हैं उनके आसपास होता है नॉर्मली। एक हरी कंगनी है, ब्राउन टॉप मिलेट है, और कुटकी है। कुटकी भी जो हमारे यहाँ लोगों में बहुत ज़्यादा लगाई जाती थी पहले, लेकिन वक्त के साथ साथ जो इन चीज़ों को हम भूल गए हैं। तो अभी जो है वो हम इस साल इनको ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, लोगों तक जाएंगे, उनमें अवेयरनेस क्रिएशन भी करेंगे, ताकि अपनी जीवन शैली में, अपनी भोजन शैली में जो है वो इन खाद्यान्नों को जो है वो शामिल करें, और बीमारियों से जो बचें। खासकर जो जीवन शैली से संबंधित रोग हैं, उनसे जो है बचा जा सकता है कि अगर हम अपना जो खान पान का तरीका है उसको बदलेंगे, और पोषक अनाजों को हम अपनी भोजन की थाली में सम्मिलित करेंगे। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि पोषक जो अनाज हैं उनको आपको अपनी थाली में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपने जिक्र भी किया कि कौन कौन सी वस्तुएं जो पोषक अनाज, जिन्हें हम मोटा अनाज भी कहते हैं। और अगर हम बात करें पुराने ज़माने की, तो हमारे जो बुज़ुर्ग हुआ करते थे वो तो काफ़ी इन चीज़ों का सेवन किया ही करते थे। और अक्सर हम सर्दी की बात करें, सर्दी में लोग कोल्थ की दाल या कुल्थी की दाल, उस चीज़ का सेवन करने को कहा करते थे। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी विलुप्त होने लग गई हैं, और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव आपके द्वारा भी लिया जा रहा है कि लोगों को समझाया जाए कि जो पोषक अनाज है वो आपकी थाली में होना ज़रूरी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप कहते हैं कि पोषक अनाज का हमारी थाली में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जो पोषक अनाज का हमारी हेल्थ पे, मैं इंडिविजुअल की बात करूँ, इंसानों की हेल्थ पे क्या उसका बेनिफिट्स रहते हैं? देखिए, मैंने जैसे शुरू में बात की कि पोषक अनाज जो है, इनमें रेशे की मात्रा काफ़ी अधिक है, और जो कार्बोहाइड्रेट, जो शर्करा की मात्रा है वो कम है। यानी कि हम कहें तो कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशो, शर्करा और रेशे का रेशो जो वो कम है। तो ये जो कम अनुपात है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हम गेहूं का आटा खाते हैं, हम चावल खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो है वो 35-40 मिनट में पच जाता है, हमारे शरीर के अंदर ये एकदम से पच जाएगा। तो उसके पचने के बाद जो शुगर बनती है, जो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज जो हमारे खून में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ताकि वो हमारे जो शरीर है उनके अलग अलग अंगों तक पहुंच पाए। तो उसमें होता है क्या कि बहुत ज़्यादा ग्लूकोज जो 35-40 मिनट के समय में बनेगा,
और वो एकदम से जो है ना एक बाढ़ जैसी स्थिति जो वो शरीर के अंदर पैदा हो जाती है। खून के अंदर शर्करा की मात्रा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि शरीर के लिए उसका मैनेजमेंट जो करना, प्रबंधन करना जो मुश्किल हो जाता है। तो उस केस में क्या है कि कुछ समय तक तो हमारे जो शरीर है वो काम करता रहेगा, लेकिन धीरे धीरे वो सिस्टम कमज़ोर होता जाता है और डायबिटीज़ जैसे, जो शुगर जैसे संबंधी रोग हैं, उस तरह के रोग हमारे शरीर के अंदर पनपने लगते हैं। दूसरी तरफ में अगर पोषक अनाजों की बात करूँ तो इनमें रेशे की मात्रा अधिक है, ग्लूकोज की मात्रा, शुगर की मात्रा कम है और इनके पचने में जो है वो लगभग 6 से 7 घंटे लगते हैं। तो जो एक वो बाढ़ जैसी स्थिति है वो पैदा नहीं होती है। तो उस केस में जो धीरे धीरे जो शुगर की मात्रा जो हमारे खून में जाएगी और शरीर हमारा जो बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। और इसी तरह जो है वो बाकी भी और कई तरह हमारे जो जीवन शैली से संबंधित रोग हैं, चाहे आपका PCOD का है, थायराइड की प्रॉब्लम है, कैंसर की प्रॉब्लम है, अगर हम पोषक अनाजों की तरफ जाते हैं तो इन रोगों से काफ़ी हद तक जो वो बचा जा सकता है। बल्कि कुछ लोगों से जब हम मिले, कुछ एक रोग में रोगी भी थे जिनको कैंसर की प्रॉब्लम थी, जिन्होंने कीमोथेरेपी ले चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जो पोषक अनाजों की तरफ जो है वो अपना भोजन की थाली में उनको ऐड किया, उनको शामिल किया, तो धीरे धीरे उनकी जो कीमोथेरेपी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, मतलब ख़त्म हो गई और साथ में उनका जो स्वास्थ्य है उसमें वो काफ़ी सुधार आया। जो शुगर के पेशेंट है, जब उन्होंने इस शैली के ऊपर जो है वो गए हैं तो उनके भी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ और उनकी जो इंसुलिन है उसकी मात्रा में भी बहुत कमी आई और कई लोगों का जो है वो इंसुलिन छोड़कर जो है वो गोलियों पर आ गए। और धीरे धीरे अगर हम इसके ऊपर चलते रहें तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब हम शायद इन दवाइयों की ज़रूरत जो वो उन लोगों को ना पड़े। खासकर जैसे कई बार बच्चों में होता है कि बड़े शुरू से वो डायबिटिक डायग्नोज हो जाते हैं, तो वो कंडीशन जो है वो चेंज हो सकती हैं, वो वापस जो नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं अगर हम सही तरीके से जो इन पोषक अनाजों को अपनी भोजन शैली में जो शामिल करेंगे। जी सर, आपका काफ़ी जोर है कि पोषक अनाजों को हमें अपनी थाली में लेना होगा, पोषक अनाजों का हमें रेगुलरली उनका आहार करना होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे हम आटे की बात करें, आजकल मल्टीग्रेन आटा आ रहा है या मल्टीविटामिन वाला या फोर्टिफाइड आटा आ रहा है या तरह तरह की दालें भी उस प्रकार की आ रही है, तो उसमें और जब हम पोषक अनाज की बात करते हैं क्या उसमें कोई फ़र्क है या वो एक ही चीज़ है? देखिए, ये जो मल्टीग्रेन आटे की बात करते हैं या इस तरह के जो भी एक इंडस्ट्री के उत्पाद हैं, ठीक है, उनमें भी जो है वो जो कमियां हैं हमारे विटामिन्स की, मिनरल्स की या और चीज़ों की, उनको पूरा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन प्राकृतिक जो हमारे पोषक अनाज में, इनमें सब चीज़ें ना प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। इनमें विटामिन्स भी हैं, इनमें खनिज भी हैं, तो और इनमें जो है वो आपका शुगर भी है, फैट्स भी है, हल्के कम कम मात्रा में। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर की ज़रूरत होती है, तो एक कंप्लीट फूड है ये। बिल्कुल। तो इसका प्रयोग करने से जो हमें फ़ायदा ही होगा और प्रकृति ने हमें दिया है, प्रकृति के हम साथ चलेंगे तो शायद वो ज़्यादा बेहतर होगा और उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम अपनी ज़मीन में उसको उगा सकते हैं और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हर तरह के जो जलवायु है उसमें ये पैदा हो सकते हैं। जी, और सर कहीं ना कहीं आयुर्वेद में भी जिक्र है कि जितना आप पोषक अनाज, जिन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, उनका अगर रेगुलरली आप सेवन करें तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और आपने भी इसी चीज़ का जिक्र किया। सर इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, हम अपने वातावरण की अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि जो दूसरा अनाज है उसको उगाने में काफ़ी केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट भी उससे पोल्यूट होता है। तो जो पोषक अनाज की जब हम बात कर रहे हैं, मिलेट्स की हम बात कर रहे हैं या फिर मोटे अनाज की हम बात कर रहे हैं, इससे हमारे इन्वायरमेंट को भी क्या कोई फ़ायदा है या नहीं है? जी हाँ, इसका एनवायरनमेंट को भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये घास प्रजाति के जो पौधे हैं और इनको हम एक तरह से साइंटिफिक भाषा में जो वो C4 प्लांट्स बोलते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये बहुत एफिशिएंट होते हैं और जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बहुत उपयोगिता जो है इसकी बहुत बढ़िया जो वो करते हैं जी। मतलब कम लागत में जो वो ज़्यादा पैदावार देने की इनकी मैं शक्ति है। मैं अगर सीधी भाषा में बोलूँ तो हमें कम इनपुट देना पड़ेगा, पैदावार जो इसमें काफ़ी अच्छी होगी। दूसरा ये है कि जैसे मैं कहा कि ये C4 प्लांट है, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन ये रात को भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सामान्य पौधे जो वो रात को ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं जी, लेकिन ये पौधे जो ये रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। तो जो कार्बन फुटप्रिंट्स की बात आजकल चलती है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा, ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको भी कम करने में ये बहुत ज़्यादा सहयोग जो वो हमें देंगे। साथ ही है कि इसकी पानी की ज़रूरत जो इस फसल की बहुत कम होती है। बहुत कम फसल में जो वर्षा आधारित खेती है हमारी, उसमें ये पूरी तरह से फिट बैठते हैं। जैसे हम आजकल जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए हिसाब से हमें कौन सी फसलें लगानी चाहिए, तो उसके लिए जो ये हमारे पोषक अनाज हैं, ये सबसे बड़ा जवाब है कि पोषक अनाज किसी भी जलवायु में जो वो आराम से हो सकता है। इसको आप ठंडे जलवायु में लगाएंगे तो वहाँ भी हो जाएगा, अगर गर्म जलवायु में लगाएंगे तो वहाँ पर भी ये
आराम से जो वो पनपता है, और इसके लिए जो वो ज़्यादा किसी खाद की ज़रूरत नहीं है जी। इसमें बीमारियां भी बहुत कम लगती हैं, तो आपको जो इंसेक्टिसाइड जो कीड़े मार दवाइयाँ हम स्प्रे करते हैं वो भी नहीं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमारी स्वास्थ्य भी बने रहेगा, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बने रहेगा, और हमारा जो वायुमंडल है, जो हमारा जलवायु है, वो भी सही रहेगा। जी, और तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो वो हमें एनवायरनमेंट को भी हमारे इस खेती से हो सकते हैं। जी, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जितना हमारा पर्यावरण बदल रहा है, जितना इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब वो हमारे शरीर में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ट्रिगर भी कर देते हैं कैंसर को, तो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को भी हम बहुत ही खतरनाक बीमारियों से भी बचा सकते हैं। तो सर, आपने बात किया कि जो पोषक अनाज हैं, जो मोटा अनाज है, हम रागी की बात करें, हम ज्वार की बात करें, ये कहीं भी उग सकते हैं। अगर हम हिमाचल के संदर्भ में बात करें, जो हमारी जोग्राफिक कंडीशंस हैं वो काफ़ी डाइवर्स हैं बाकी राज्यों के मुकाबले, क्योंकि हम बात करें अगर अपर हिमाचल की हम बात करें, काफ़ी ठंडे इलाके भी हैं यहाँ पे, काफ़ी पहाड़ी इलाके भी हैं। लोअर बेल्ट की बात करें तो कई जगहों पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है। तो क्या हिमाचल में आसानी से जो ये पोषक अनाज है इनकी खेती की जा रही है? बिल्कुल, जो है वो आराम से, पहले के लिए बहुत ज़्यादा लोग जो इसको खेती करते थे पुराने टाइम में, क्योंकि इसको हम अकाल का समय का अनाज भी बोलते हैं। ये अनाज जो है ना ख़राब नहीं होता है, इसको कीड़ा नहीं लगता है। तो हमारे प्रदेश में पूरी जगह पे इन लोग इस चीज़ों को उगाया जाता था, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि समय के साथ सब कुछ बदल गया। तो जैसे हमारा जो ये पोषक अनाज हैं, शिमला के जो ऊपरी क्षेत्रों में भी होते हैं, करसोग में बहुत होते हैं, कुल्लू में जो वो काफ़ी लोग लगाते हैं, चंबा में है, इवन मंडी का जो धर्मपुर इलाका जो काफ़ी गर्म भी रहता है, तो उस इलाके में भी ये लगाए जाते हैं, ऊना में भी लगाए जाते हैं, नाहन में भी है इनकी खेती। तो मतलब मैं ये कहूँ कि जो हिमाचल का जलवायु है कि जहाँ पर आपका टेम्परेट कंडीशन जो ठंडे जलवायु है वैसा भी है, गर्म क्षेत्र भी हमारे पास हैं, तो हम सारे क्षेत्रों में जो वो इनको पैदा कर सकते हैं, इसके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जी। और सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि पोषक अनाज जितना हम खाएंगे तो कहीं ना कहीं अपना स्वास्थ्य भी हम अच्छा रखेंगे, तो मैं बैलेंस डाइट के बारे में जानना चाहूँगा आपसे। हम पोषक अनाज की हम बात कर रहे हैं, हम बैलेंस डाइट की बात कर रहे हैं, तो हमारी थाली होनी कैसी चाहिए? अगर मैं सुबह की बात करूँ या फिर लंच की बात करूँ या डिनर की बात करूँ, क्योंकि वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पोषक अनाज की हम बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार के पोषक अनाज कब कब हमें खाने चाहिए? देखिए, पोषक अनाजों के बारे में मैं तो सिंपल सा यही बात कहूँगा कि आप इसको पूर्णतया अपनी शैली में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम भी, लंच के टाइम भी, डिनर के टाइम भी पोषक अनाज खा सकते हैं, इसके साथ कोई समस्या नहीं है। खाने का तरीका थोड़ा है, जैसे शुरू में अगर आपने इसको शुरुआत करना है, एकदम से आपने गेहूँ और धान के चावल से निकल कर आना है, तो मैं ये सिफारिश करूँगा कि एक चीज़ बनती है, फर्मेंटेड मिलेट बोलते हैं हमको उसको, या हिंदी में अम्बली बोलते हैं उसको, तो उसको बनाकर लें। उसके लिए सिंपल, बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ये है कि कोई भी जो पोषक अनाज है, जैसे 5 मैंने शुरू में बात करी थी कौनी वगैरह, तो उनमें कोई भी एक ले लें, उसको जो है वो भिगोएं और उसको शाम को उबालें। उबालना इतना है कि एक हिस्सा जो है वो उसका पोषक अनाज का लेना है और 10 हिस्से पानी के लेने हैं। 2 चीज़ों को मिट्टी के बर्तन में उबालें और आधा घंटा उबालने के बाद जो है ना उसको निकाल दें, उतार दें। उसके मुंह को जो है वो एक मसलिन क्लॉथ, जो आपका पतला बारीक कपड़ा होता है, उसके साथ ढककर बांध दें और रात भर छोड़ दें। सुबह जो है वो उसको एज सच ठंडा खाना है, मतलब उसको गर्म नहीं करना है दोबारा। रात भर हम जो उसको रख रहे हैं उसमें जो वो अच्छे बैक्टीरिया जो है वहाँ उसमें आ रहे हैं, और वो सुबह जब हम खाएंगे तो हमारे पेट के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। हम जो कहते हैं ना कि हमारा माइक्रोबायोम, या जो पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है। जैसे कोई भी बीमारी होती है हम फटाफट एंटीबायोटिक खा लेते हैं, या जो हमारी खाद्य शैली है जिसमें हमने गेहूं खा रहे हैं या दूसरी सब्जियां खा रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा रसायन जो वो आ रहे हैं हमारे शरीर के अंदर, तो उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया वो मर रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है, तो उसके शरीर से कई बीमारियां जो उसमें पैदा हो रही हैं शरीर के अंदर। तो उनसे बचने के लिए कि सबसे पहले तो हमें अपना जो माइक्रोबायोम है, जो पेट के अंदर बैक्टीरिया है हमारे, उनको सुधारना होगा। तो उस अम्बली को अगर हम खाएंगे तो सुबह जो उसको ठंडा खाना है, और अगर आप चाहें तो खाते वक्त जो उसमें नमक डाल सकते हैं थोड़ा सा। आप चाहें तो हरी सब्जियां भी उसमें मिला सकते हैं। हरी सब्जियां आप अलग से जो उनको पका लें और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने के बाद उसमें मिक्स करके उसको आराम से खाएं। 21-22 दिन तक आप जब लगातार उस चीज़ को खाएंगे तो आपको खुद ये महसूस होगा कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आना शुरू हो गया हुआ है। आपका जो शरीर है वो सही, मतलब पाचन क्रिया जो बिल्कुल सही हो गई है, और आप अच्छा फील करेंगे, और धीरे धीरे उसके बाद जो है वो आप बाकी जो पोषक अनाज है उनकी तरफ खा सकते हैं। इसका एक जो प्रोटोकॉल है, जैसे हमें कोई बीमारी से डरना है, जो जीवन शैली से संबंधित रोगों की हम बात करते हैं, थायराइड की बात करते हैं, कैंसर की बात करते हैं, डायबिटीज़ की बात करते हैं, तो उनसे अगर हमें लड़ना है तो उसके लिए हमें एक प्रोटोकॉल जो वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो 5 अनाज हमने बताया कि जिसमें कौनी है, कोदो है,
आपका सौंठ है, कुटकी है और एक हरी कंगनी है। जी। ये 5 जो पोषक अनाज हैं, इनका जो फाइबर और कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का जो रेशियो है वो 10 से कम है, यानी कि हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं ये। तो इनका जो प्रयोग है हमने 2-2 दिन में करना है कि शुरू के 2 दिन एक अनाज खाएंगे, उसके अगले 2 दिन ये दूसरा खाएंगे और इस तरह से हम 10 दिनों में 5 इन अनाजों को खाएंगे। तो 10 दिन के बाद जो फिर साइकिल को रिपीट करेंगे। अगर इस तरह से साइकिल से रिपीट करेंगे और उसको हम रेगुलरली यूज़ करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य जो बिल्कुल सही रहेगा। और ये कोई भी नॉर्मल इंसान जिसको कोई समस्या भी नहीं है वो इसको खा सकता है जी। और उसके लिए ये फायदेमंद चीज़ है कि वो आने वाले टाइम में जो जीवन शैली से संबंधित रोग है उनसे वो बचा रहेगा। और जो डिफरेंट अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, जैसे आपका डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में यही प्रोटोकॉल चलता है कि आपको 2-2 दिन 5 अनाज खाने हैं। कैंसर के लिए अलग से, और कैंसर भी जो अलग अलग तरह के कैंसर हैं उसके लिए अलग अलग तरह का प्रोटोकॉल है कि हाँ कितने टाइम जो वो कौन सा अनाज हमने जो वो लेना है। जी। हाँ, अनाज को इसको खाने का जो हम 5 की तो बात कर रहे हैं, इसको आटा की तरह भी खा सकते हैं, आटा भी इसका पीस कर बना सकते हैं। और दूसरा ये है कि इसको जैसे धान के चावल निकालते हैं इस तरह से इसके चावल निकालने सर पड़ते क्या हैं। मिक्स भी कर सकते हैं इनको, जो हमारा नॉर्मल खाना है अगर हम नॉर्मल आटे की बात करें उसके साथ भी क्या इनको मिक्स करके खाया जा सकता है? मिक्स करके खाया जा सकता है, लेकिन जो आप एक बेनिफिट सोच रहे हैं या बेनिफिट चाह रहे हैं वो बेनिफिट पूरा नहीं मिलेगा। जी। तो इसलिए हम यही की सिफारिश करते हैं कि इसको हम प्योर रूप में खाएं जी। और इस 2-2 दिन के प्रोटोकॉल में खाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और खाने का इनका ये कि एक तो आटा बनाकर खा सकते हैं, और आटा भी अगर आप ज़्यादा उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये होता है कि जैसे चावल इसके निकाल लिए हैं, छिलका निकाल दिया है, उसके बाद उनको भिगो दें 24 घंटे तक, और भिगोने के बाद दोबारा उसको सुखाएं और फिर इसका पीस कर आटा बनाएं, तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। जब हमने नॉर्मली चावल की तरह खाना है इसको, तो चावल के लिए है कि इसको कम से कम 4 घंटे भिगोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि जो इसमें रेशा है वो रेशा उपलब्ध किस्म में आ जाए, ताकि उसको हमारे पचाने में, पाचन तंत्र को उसमें मुश्किल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि रेशा अदरवाइज इसका थोड़ा सख्त होता है। भिगोने से जो थोड़ा नर्म हो जाएगा और वो आसानी से हमारे शरीर को उपलब्ध होगा। अगर हम वैसे खाएंगे तो शायद वो कुछ अपचन की जो हमारी समस्या आ सकती है। तो इसको भिगोकर जो वो खाया जाता है, और सिंपल चावल की तरह आप इसको बना सकते हैं। और मैं तो ये भी सिफारिश करूँगा कि आप इसको प्रेशर कुकर में ना बनाएं, खुले बर्तन में बनाएं, जैसे पुराने टाइम में बनाते थे, उसका ज़्यादा फायदा जो वो आप लोगों को मिलेगा। आप इसकी खिचड़ी बना सकते हैं दाल डालकर, आप पुलाव बना सकते हैं इसका सब्जियां वगैरह मिक्स करके जी। आप चाहें तो इसका दलिया बना के खा लो, आप इसका डोसा भी बना सकते हैं, इसकी इडली भी बना सकते हैं, आप इसके बिस्किट भी बना सकते हैं, केक भी बना सकते हैं जी। तो थोड़ा सी तकनीकें हैं जो सीखनी पड़ेंगी, और बड़े आसानी से साथ घर में हम लोग ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। हमें किसी इंडस्ट्री को लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पेशल मशीन की ज़रूरत नहीं जी। घर में जो उपलब्ध चीज़ें हैं हम उन्हीं के साथ जो है इसको अच्छी तरह से बनाकर पकाकर खा सकते हैं। और खासकर जैसे आजकल की जनरेशन है वो पिज़्ज़ा बर्गर में ज़्यादा विश्वास रखती है। बिल्कुल। और सर तो, बच्चों की हम बात करें, घर में बच्चे होते हैं तो वो पिज़्ज़ा बर्गर वाला जो वो टेस्ट है, तो क्या उस टेस्ट को आप चेंज कर पाएंगे? जब हम बात कर रहे हैं जो पोषक अनाज है उनकी बात कर रहे हैं, जैसा जो आपने रेसिपीज़ इतनी सारी हमारी दर्शकों को बताई, तो किस प्रकार से बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे उसको खाने? जैसे बच्चे नॉर्मल सी हम बात करते हैं कि हमारे घरों में नॉर्मली पराठा एक आम चीज़ है हमारे कल्चर में, कि पराठा जो स्टफ्ड पराठा खाना ही है हमने जी। तो रागी के आटे का या किसी जो दूसरे 5 मैंने बताए, इसका किसी का भी स्टफ्ड पराठा बना सकते हैं, भरुआ पराठा बन जाएगा। बस इसको थोड़ी सी बनाने की टेक्निक है, मैं थोड़ी वो भी शेयर कर लूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी ज़रूर। बड़ी सिंपल सी है, कोई बड़ा ये नहीं है। नॉर्मली हम पहले जो उसकी रागी की रोटी बनाते थे तो सिंपल ये है कि गर्म पानी में आटा गूंथा और बना दी, तो वो लेडीज़ पहले जो ना हाथ से बना लेती थी जी। अभी थोड़ा सा वो प्रैक्टिस में नहीं है लोग, तो इसको क्या करना होता है कि जितना आपने आटा बनाना है उतना ही पानी लीजिए। जैसे आपने माना कि 1 कटोरी आटा बनाना है, तो 1 कटोरी पानी जो है वो कढ़ाई में उबाल दीजिए, उसमें चलिए 3-4 बूंदा जो वो सरसों के तेल की या थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए जी। और जब वो उबल जाएगा तो उसके अंदर उस आटे को मिक्स कर दो, गैस बंद कर दो और अच्छी तरह मिला दो, ठंडा होने दो। और उसको जैसे मक्की के आटे को गूंथते बनाते हैं ना, बार बार मसल के जी, वैसे बना देना उसको, थोड़ी सी उसमें चिकनाहट दिखने लग जाए। जब वो वैसी स्थिति में आ जाता है तो उस स्थिति में जो है वो हम उसको आराम से जो है उसका पेड़ा बनाकर चपाती की तरह चकले बेलने पर बेलकर रोटी बना सकते हैं। रोटी बनाते वक्त तवे के ऊपर ही सेकते हैं, क्योंकि चूल्हे का आजकल रिवाज नहीं रहा है, गैस के ऊपर ही रोटी बनती है। तो जब आपकी थोड़ी पक जाए तो एक साइड को उसमें हल्का सा घी लगा दीजिए, आप उसको रख छोड़िए, पूरा दिन भर रोटी नरम रहेगी, बढ़िया, खाने में भी बड़ा मजा टेस्ट आता है जी। मैं टेस्ट के बारे में जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जॉइंट डायरेक्टर भी हैं एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट में, तो सर आपकी थाली कैसी रहती है? आपने इतने सारे रेसिपीज़ हमारे दर्शकों के साथ शेयर की, आपने लोगों को अवेयर भी किया कि पोषक अनाज खाना चाहिए, यहाँ तक कि ये भी बताया कि किस प्रकार से आप उसको और टेस्टी बना सकते। तो आपकी सुबह की थाली या फिर आपके लंच या डिनर कैसा रहता है? देखिए जी, मेरा ब्रेकफास्ट और लंच में जो वो रागी की रोटी बनती है,
मैं सुबह यहाँ रोटी बना के रखता हूँ, सुबह भी वही खाऊंगा कि दोपहर को लंच का इतना टाइम होता नहीं है कि मैं रोटी बनाने लगूँ, तो सुबह बना के रखी हूँ, दोपहर को भी वही मैं खाता हूँ। शाम को जो मैं कंगनी के चावल या जो दूसरा सौंफ के चावल हैं वो बनाकर खाता हूँ। कभी खिचड़ी बना ली, कभी मन किया तो पुलाव बना लिया, नहीं तो वो दाल के साथ भी नॉर्मली चावल की तरह खाकर कर लेता हूँ। और ये मैंने बड़ी पहले से नहीं, अभी थोड़ा 2-3 महीने पहले से शुरू किया हुआ है। जब मुझे पता लगा कि इसके इतने अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो मैंने भी उस चीज़ को जो वो अपनाया और मुझे खाने में कोई फ़र्क नहीं लगा। मैंने घर में अपने बच्चों को भी खिलाई है, बच्चे भी इसको एंजॉय करते हैं जी। और बल्कि कुछ एक जो मेरे पड़ोसी हैं जो क्वार्टर में मेरे साथ हैं, आसपास रहते हैं सेट्स में, मैंने उन लोगों को भी खिलाया है और उन लोगों ने, उनके बच्चों ने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि नहीं डिफरेंट है, अच्छा है। तो आई थिंक हमारा जैसे हमें चीज़ें मिलती हैं हम उसकी तरफ चले जाते हैं, तो धीरे धीरे हम अगर अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपनी थाली में इस चीज़ को लेकर आएंगे तो आई थिंक हमारे बच्चे भी जो इसको अडॉप्ट कर जाएंगे और खा पाएंगे। जब आजकल के बच्चे ना हेल्थ कॉन्शियस भी बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, तो जब उनको इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली वो लोग भी जो इनको अपनाएंगे। और अगर नहीं है तो अपनाना तो जरूरी ही है, अदरवाइज हमने जो जीवन शैली से संबंधित रोग हैं इनसे बचना है तो हमें इस ओर जाना ही पड़ेगा जी। अदरवाइज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये जो पिज़्ज़ा, बर्गर या मैदे से या जो आपकी धान वाले चावल हैं या गेहूं वगैरह आटा है, ये हमारे शरीर के लिए इतने सही नहीं है और ये हमारी प्राणिक फसलें भी नहीं हैं। बिल्कुल, हमारी प्राणिक फसलें यही जो पोषक अनाज थे यही थे। मक्की हम लोग लगाते थे, गेहूँ बाहर से आई हुई है, चावल भी जो दक्षिण भारत की फसल है, हिमाचल की फसल नहीं है जी। तो इन फसलों को जो पोषक अनाज है इनकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए और आई थिंक हमारे जो जीवन शैली है, हमारे जो भोजन की शैली है उसमें इनको अपनाना चाहिए। और वैसे भी इसको डिवाइन फूड या देवीय भोजन भी बोला जाता है क्योंकि देवताओं को भी इसको अर्पित किया जाता है जी। और व्रत के समय भी हम ज़्यादातर यही खाना खाते थे। और सर आपने हेल्थ बेनिफिट्स की बात की, आपने कहा कि हर व्यक्ति हेल्थ कॉन्शियस है और होना भी चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए सब लोगों को कॉन्शियस होना चाहिए। सर कुछ लोग जिम भी जाते हैं, वो तरह तरह की एक स्पेसिफिक डाइट लेते हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या जिम जाने वाले लोग भी जो ये पोषक अनाज है इसको ले सकते हैं? और कई बार हम ये देखते हैं कि लोगों को ग्लूटेन फ्री चाहिए होता है फूड, या फिर कई बार लोग एलर्जिक होते हैं किन चीज़ों से, तो क्या वो भी ये ले सकते हैं? देखिए जी, ग्लूटेन फ्री की आपने सबसे बढ़िया बात करी कि जिनको बीट एलर्जी है तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो उनके गेहूँ वो खा नहीं सकते और हमारे भोजन शैली में गेहूँ ज़्यादा लिया जाता है जी। तो वो परेशान हो जाते हैं कि खाएं क्या, वो चावल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। वो चावल इतना अच्छा भी सेहत के लिए नहीं है क्योंकि अगर मैं चावल की बात करूँ तो इसका जो कार्बोहाइड्रेट फाइबर इंडेक्स है वो 395 है, सबसे ज़्यादा है, यानी कि बहुत जल्दी ये हजम होता है और बहुत जल्दी जो मैंने बात की ना ग्लूकोज का एक बाढ़ सी आती है वो बहुत ज़्यादा आती है इससे। तो उनके लिए जो है वो ये मिलेट्स हैं, ये जो हमारे पोषक अनाज है बहुत बड़ा वरदान है। वो इसको खाकर पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं, उनको जो अलग अलग तरह की डिशेज़ भी मिलेंगी तो उनके जो भोजन है उसमें भी वो एक वैरायटी भी रहेगी। तो जो ग्लूटेन फ्री फूड चाहते हैं, जिनको गेहूं से जो वो एलर्जी है वो इसको आराम से अपना सकते हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है जी। दूसरी है कि आजकल आपने देखा होगा कि B12 की डेफिशिएंसी वाले बहुत से लोग आते हैं, वो से जो है वो ग्रस्त हैं इस समस्या से, तो उनके लिए भी जो है, जैसे मैंने अमली की बात करी, जो फर्मेंटेड मिलेट है वो सबसे बड़ा इलाज है। उनको कोई भी जो वो टैबलेट लेने की या इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर अमली बनाकर खाते हैं तो उनका जो B12 का जो मात्रा है वो शरीर के अंदर पूरी हो जाएगी, उनको कहीं किसी दूसरे साधन को अपनाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली डॉक्टर यही कहते हैं कि अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो आप नॉन वेज खाइए, लेकिन हमारी ज़्यादातर जनसंख्या जो है वो शाकाहारी है जी। तो अब वो या तो मजबूरी में बेचारा वो इंसान जो उससे ग्रस्त है वो नॉन वेज की तरफ जाएगा जी। तो उसके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है कि वो अमली बनाकर खाए, फर्मेंटेड मिलेट खाए, तो आराम से जो वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और इस समस्या से जो वो निजात पा लेगा जी। सर सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हम पोषक अनाज के बारे में बात करें तो पोषक अनाज मार्केट में कितनी रेडिली अवेलेबल है, और जो किसान भाई अभी आपको देख रहे हैं अगर वो अपने खेतों में पोषक अनाज वैसे तो लगाया जाते थे पर अगर लगाना चाहते हैं तो वो कहाँ से, जो नई नई वेराइटीज़ के आप जिक्र कर रहे हैं या और भी कोई वेराइटीज़ हैं वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए बाज़ार में इस वक्त पोषक अनाजों बहुत कम उपलब्ध है, कुछ एक गिनी चुनी दुकानें हैं उन्हीं में मिलता है और वो भी आपको रागी का आटा ही मैक्सिमम मिलेगा लेकिन जिन हम पॉजिटिव 5 मिलेट की बात करते हैं वो आमतौर पर उपलब्ध नहीं है। आपको ऑनलाइन सिस्टम में मिल जाएंगे, जो आपकी मार्केट है ऑनलाइन मार्केट उसमें मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पर वो पॉलिश्ड आते हैं। तो पॉलिश्ड जो हमारे पोषक अनाज हैं इनका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फ़ायदा थोड़ा होता है लेकिन वो पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं का जो रेशा होता है वो ऊपरी लेयर में होता है, इसमें पोषक अनाज में फ़र्क ये है कि इसका जो रेशा वो अलग अलग तय में अंदर तक होता है, तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो उसमें मिल जाएगा। तो
हमें अगर पोषक अनाज अपनी शैली में शामिल करने, भोजन शैली में शामिल करने हैं, तो हमारे पास बाजार के ऊपर हमें निर्भर नहीं होना चाहिए। जी। हमें, क्योंकि ये सारे के सारे पोषक अनाज जो खरीफ सीजन में लगाए जाते हैं, जो आने वाला हमारा सीजन है जिसमें मक्की और गेहूँ, सॉरी मक्की और धान लगाते हैं हम जी। लोग, उसी में लगाए जाएंगे। तो इसका बीज जो अभी विभाग द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, विभाग ने इसके बीज का जो प्रबंधन कर लिया हुआ है। मार्च के बाद जो वो आमतौर पर ये बीज जो वो इन चारों पांचों अनाजों के जो वो उपलब्ध हो जाएंगे। रागी का बीज भी उपलब्ध रहेगा जी। और लोग जो हैं वो अपने इसमें खेती में लगा सकते हैं। बड़े आराम से एक एक दो दो खेत लगा लीजिए, तो 4-5 खेत में मेरे हिसाब से जो परिवार का गुजारा आराम से हो जाएगा। अच्छी उत्पादकता है इसकी, पैदावार भी अच्छी होती है और मार्केट में अगर जाएंगे तो आपको 150 से 200 रुपये किलो जो अब इसका रेट है, जी। काफ़ी महंगा है क्योंकि इसका उत्पादन कम है। लोगों ने लगाना छोड़ दिया तो मार्केट में तो नेचुरली इसकी जो वैल्यू जो वो बढ़ी जाएगी। जी। तो पहले जो वो अपने घर के लिए पैदा करें, बीज जो विभाग से ले लें। हम इसके जो अवेयरनेस भी इसके बारे में जो वो क्रिएट कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे, बीज भी आपको प्रोवाइड करेंगे, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। और आई थिंक मुझे लगता है कि सब लोग जो इस तरफ आगे आएंगे और पोषक अनाजों की खेती करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, पोषक अनाज के बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।